हेलो बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल डिटरमिनेंट्स में स्पेसिफिक वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस की रोल ऑफ वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस इन हंगर। आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस के नेक्स्ट पार्ट की, स्पेसिफिक लेटरल हाइपोथैलेमस की। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे आपके वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हंगर पे। आज हम लोग बात करेंगे लेटरल हाइपोथैलेमस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हंगर पे। कहने का अर्थ है कि सेंट्रल डिटरमिनेंट्स में आपके स्पेसिफिक पार्ट लेटरल हाइपोथैलेमस का क्या रोल है हमारे हंगर में। आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। यहाँ जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पे उन्होंने जो लेटरल हाइपोथैलेमस है उसको क्षुधा केंद्र की संज्ञा दी। अब यहाँ आप कहेंगे ये क्षुधा केंद्र क्यों कहा गया। क्षुधा केंद्र की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि ये जो आपका लेटरल हाइपोथैलेमस है इसी की सक्रियता के कारण ही जो वो प्राणी है वो भोजन करने का व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस में पार्श्विक हाइपोथैलेमस की अगर बात करेंगे तो पार्श्विक हाइपोथैलेमस जब हमारा सक्रिय होता है तब हमें भूख की अनुभूति होती है या हम भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर लेटरल हाइपोथैलेमस को इसी वजह से क्षुधा केंद्र की संज्ञा दी गई है। इसके कई आपकी कहे तो रिसर्च भी किए गए और इस पर एक्सपेरिमेंट भी हुए। इसमें स्पेसिफिक अगर बात करें हम तो आपके इससे पहले जो मैंने कहा कि वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस पे जो आपके इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए या विद्युतीय उद्दीपन जो दिया गया उसके आधार पर जो शोध किए गए, उसका रिजल्ट हम लोगों को जो मिला उसके आधार पे उसके रोल की कहने का अर्थ है कि वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस का क्या रोल है उसका पता लगाया गया। वैसे ही आपका बात करें तो लेटरल हाइपोथैलेमस पर भी दो तरीके से प्रयोग किया गया। पहला था आप लोगों का विद्युतीय उद्दीपन और दूसरा था रासायनिक उद्दीपन। यानी आपके लेटरल हाइपोथैलेमस को भी विद्युतीय तरीके से उद्दीप्त कराया गया और रासायनिक तरीके से भी उद्दीप्त करा करके प्राणी के भोजन करने से जो संबंधित क्रियाएं होती हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसमें ये देखने की कोशिश की गई कि इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ ही लेटरल हाइपोथैलेमस को छत करके भी जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए गए कि इसके छत करने पर हमारे भोजन की जो क्रिया है या जो भी भोजन का व्यवहार है उसका पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ मैंने बात की आप लोगों से विद्युतीय उद्दीपन देने की, रासायनिक उद्दीपन देने की और छत करने की। अब हम लेटरल हाइपोथैलेमस को सबसे पहले देखेंगे कि विद्युतीय उद्दीपन देने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। विद्युतीय उद्दीपन जब भी हमारे लेटरल हाइपोथैलेमस को दिया जाता है, जब भी ऐसा रिसर्च में पाया गया कि विद्युतीय उद्दीपन जब हम प्राणी की लेटरल हाइपोथैलेमस को देते हैं या लेटरल हाइपोथैलेमस को अगर विद्युतीय उद्दीपन से उद्दीप्त कराया जाता है तो जो प्राणी है वो भोजन करना शुरू कर देता है। और ये तब तक भोजन करता है जब तक उसे विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है। जैसे ही विद्युतीय उद्दीपन देना हम बंद करते हैं या विद्युतीय उद्दीपन देना समाप्त करते हैं, जो प्राणी है वो भोजन करना बंद कर देता है। ऐसा कहें तो रिसर्च के परिणाम में पाया गया। इस संबंध में जो मनोवैज्ञानिक हैं वास्तव में अभी तक उनमें मतभेद है। मनोवैज्ञानिक क्या मैं कहूँ, यहाँ फिजियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है। तो जो भी फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा तो अभी यहाँ पर मतभेद की स्थिति बनी हुई है कि विद्युतीय उद्दीपन देने से वास्तव में वो भोजन करना शुरू कर देते हैं और ये तभी तक भोजन करते हैं जब तक उद्दीपन उनको दिया जाता है। उद्दीपन न देने की स्थिति में वे भोजन करना बंद कर देते हैं। क्योंकि मतभेद की जो बात मैंने की कि कई साइकोलॉजिस्ट हैं, कई फिजियोलॉजिस्ट हैं जिसमें अभी इस एक्सपेरिमेंट पे मतभेद की स्थिति है। यहाँ मतभेद का कारण है कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को उद्दीप्त करते हैं तो लेटरल हाइपोथैलेमस को उद्दीप्त करने से
भोजन की क्रिया जो करने शुरू कर देता है प्राणी, ऐसा क्यों होता है? अभी तक इस पर पूर्ण रूप से कहें तो संतोषजनक जो प्रयोग है वो नहीं हो पाए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो पार्श्विक हाइपोथैलेमस है यानी लेटरल हाइपोथैलेमस जो है, उसको हम उद्दीप्त करते हैं। तो उद्दीप्त करने से जो प्राणी है, उसके सभी व्यवहारों के जो मोटिवेशनल लेवल होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को विद्युतीय उद्दीपन देते हैं, तो विद्युतीय उद्दीपन देने से जो प्राणी है उसका अभिप्रेरणा स्तर बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत हमारी जैविक अभिप्रेरणा जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती है, उनमें वृद्धि हो जाती है। और जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमारी भूख प्यास काम नींद, ये आपकी जैविक अभिप्रेरणा है। तो इनके जब स्तर में वृद्धि होती है, यानी मोटिवेशनल जो बायोलॉजिकल जो आपके मोटिवेशन है उनके लेवल में जब बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इस वजह से जो प्राणी है वो भोजन करना शुरू कर देता है। ऐसे व्यवहार जो होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जब ऐसे कंडीशन में आपका मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है, तो जो प्राणी हैं वो पानी पीना शुरू कर देंगे, भोजन करने लगेंगे। साथ ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उनके व्यवहार हैं, यानी लैंगिक जो व्यवहार हैं, वो भी अन्य प्रकार से हो सकते हैं, ऐसा फिजियोलॉजिस्ट का मानना है। तो पार्श्विक हाइपोथैलेमस या लेटरल हाइपोथैलेमस का संबंध हम केवल भोजन संबंधी क्रियाओं से ही नहीं मान सकते। वास्तव में ये जो आपके पार्श्विक हाइपोथैलेमस है, इसका संबंध हमारी भोजन की क्रिया से भी है, हमारे पानी पीने की भी क्रियाओं से है, कहे तो अन्य क्रियाओं से भी है। सिर्फ भोजन की क्रिया से इसका संबंध नहीं है। दूसरी तरफ बात करें तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी पाए हैं कि जब हम लेटरल हाइपोथैलेमस के कुछ विशेष जो एरिया हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस का जो भी कोई विशेष एरिया है, तो उस एरिया में अगर हम विद्युतीय उद्दीपन देते हैं, तो विद्युतीय उद्दीपन देने से केवल भोजन की ही क्रिया प्रभावित नहीं होती, यहाँ कुछ और भी क्रियाएं होती हैं जो प्रभावित होती हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लेटरल हाइपोथैलेमस के उद्दीपन से विशिष्ट रूप में केवल भोजन करने का ही व्यवहार प्रभावित होता है या अन्य सांवेगिकता में भी वृद्धि के परिणाम जो है वो भी पाए गए हैं। अभी इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। हाँ, इस पर आपके रिसर्च जो है वो जारी है, एक्सपेरिमेंट जो है वो भी किए जा रहे हैं। अब हम बात करें अगर रासायनिक उद्दीपन की, तो रासायनिक उद्दीपन में भी आपकी जो लेटरल हाइपोथैलेमस है उसमें जो कहें तो रासायनिक उद्दीपन से लगभग आपके जो कहें परिणाम प्राप्त हुए हैं वो भी आपके विद्युतीय उद्दीपन की तरह ही मिले हैं। और आपके रासायनिक उद्दीपन में स्पेसिफिक कहें तो नमक के सांद्र घोल की ही बात की जाएगी कि नमक का जो सांद्र घोल है उससे हमने पार्श्विक जो हाइपोथैलेमस उसको उद्दीप्त कराया। तो जब साइकोलॉजिस्ट ने नमक के सांद्र घोल से पार्श्विक हाइपोथैलेमस को जब उद्दीप्त कराया, तो जो पशु थे वे भोजन करने की जो क्रिया है वो शुरू कर देते थे। ऐसा एपस्टाइन 1916 की रिसर्च में आया था, उनके एक्सपेरिमेंट में आया था कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को नमक के सांद्र घोल से उद्दीप्त कराते हैं, तो जो प्राणी है वो भोजन करना शुरू कर देता है। ये सभी परिणाम जो है, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट थे और इस एक्सपेरिमेंट से आपके जो परिणाम मिले वो परिणाम ही ये शो कर देते हैं कि आपका ये जो लेटरल हाइपोथैलेमस है वास्तव में ये क्षुधा का केंद्र ही है। क्योंकि जब भी हम इसको विद्युतीय उद्दीपन देते हैं या हम इसको रासायनिक उद्दीपन देते हैं, तो दोनों ही स्थिति में जब तक उद्दीपन प्राणी को प्राप्त होता है वो भोजन करने की क्रिया शुरू कर देता है। उद्दीपन समाप्त होते ही वो भोजन करने की जो क्रिया है उसको भी रोक देता है या छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने बात की है विद्युतीय उद्दीपन और रासायनिक उद्दीपन की। अब चलते हैं हम लोग छत करने की तरफ।
यहाँ लेटरल हाइपोथैलेमस जो सिंड्रोम की बात की गई है, क्योंकि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत करते हैं, यानी जब भी हम लेशन थेरेपी में जाते हैं, तो लेटरल हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है वो दिखाई देने लगता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके लक्षण और लक्षणों का समूह, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ पर एक लक्षण, दो लक्षण किसी डिजीज़ से या किसी अदर से जो देखने को मिलते हैं उसे तो हम सिम्पटम्स कहते ही हैं, लक्षण कहते हैं। लेकिन जहाँ कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लक्षणों का एक समूह बनने लगता है, ग्रुप बनने लगता है, तो उसे ही आपका सिंड्रोम कहा गया है। तो यहाँ लेटरल हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है वो पाया गया है, यानी कई लक्षण जो हैं भोजन से संबंधित, जल से संबंधित, ये दिखाई देने लगते हैं। तो पार्श्विक हाइपोथैलेमस को जब हम क्षत करते हैं, जब भी पार्श्विक हाइपोथैलेमस करने का अर्थ है कि जब लेटरल हाइपोथैलेमस को जब हम ब्लेस करते हैं तो प्राणी जो है उसमें अभोज्यता और साथ में अपेयता दोनों स्थिति उसमें दिखाई देने लगती है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को विद्युतीय उद्दीपन दे रहे थे या रासायनिक उद्दीपन दे रहे थे, तो उस स्थिति में जो प्राणी है वो भोजन करना शुरू कर देता था, और जब तक उद्दीपन रहता था तब तक वो भोजन करता था। उद्दीपन समाप्त होते ही वो भोजन करना बंद कर देता था। ये सिचुएशन आपकी विद्युतीय उद्दीपन से भी थी और रासायनिक उद्दीपन से भी थी। अगर हम क्षत करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेटरल हाइपोथैलेमस को जब हम क्षत करा देते हैं, रेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ अभोज्यता यानी जो प्राणी है वो भोजन करना बंद कर देता है। साथ ही अपेयता, अपेयता यानी जल का न पीना, तो यहाँ पानी पीने की जो क्रिया है वो भी अवरुद्ध हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत कराते हैं तो वैसी स्थिति में जो प्राणी है वो भोजन का भी त्याग कर देता है और जल का भी त्याग कर देता है। वो न भोजन करता है और न ही जल पीता है। ऐसे लक्षण जो हैं वो प्राणी में उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं लक्षणों को ही कहा गया है आपके हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम, और ये सिर्फ आपके लेटरल हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम के अंतर्गत आएंगे। ऐसे प्राणी जिनके लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत करा दिया गया है, उनमें अपेयता और अभोज्यता, ये जो दोनों स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में जो प्राणी है अगर उसे किसी नली के द्वारा जल न दिया जाए, यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे प्राणी को जिनके लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत करा दिया गया है, उन्हें कृत्रिम विधि से किसी भी पाइप से, नली के द्वारा उन्हें भोजन अगर न दिया जाए, उन्हें जल न दिया जाए, तो उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन कुछ दिनों तक अगर ऐसे जो प्राणी हैं उनको हम कहें तो कृत्रिम विधि से अगर भोजन जल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो खाते पीते अगर थोड़े बहुत वो रह रहे हैं, कहने का अर्थ है कि अगर वे जीवित रहेंगे, तो ऐसे प्राणियों में कुछ दिनों के बाद अगर इनकी देखभाल की जा रही है, तो बाद में इनमें सामान्य जो प्राणी हैं उन्हीं की तरह जो खाने पीने के व्यवहार है वो होने लगता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत कराते हैं, तो छत कराने के बाद प्राणी की भोजन करने की जो प्रक्रिया है और जो जल पीने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है। अगर इनको हम कहें कृत्रिम विधि से, जो मैंने कहा, अगर इनको जल पीने के लिए दिया जा रहा है या भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, तो ऐसे जो प्राणी हैं वो कुछ जीवित रहते हैं, क्योंकि अगर नहीं कुछ लेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। जब इनको हम कृत्रिम विधि से जल या भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं, तो इस स्थिति में कुछ दिन करने के बाद, यानी कुछ दिन अगर इनको ऐसे ही भोजन और जल जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इस स्थिति के बाद वो स्वयं से भोजन जो है वो करना शुरू कर देते हैं सामान्य प्राणी की तरह। ठीक है, तो यहाँ ऐसे जो प्राणी होते हैं जिनको अगर हम लेटरल हाइपोथैलेमस को अगर हम छत करा रहे हैं, तो छत कराने के बाद इनको कृत्रिम विधि से कुछ दिनों तक भोजन और जल का
कहें तो व्यवस्था करनी होती है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी की कंडीशन आती है और ये भोजन और जल स्वयं से लेने लगते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इस कंडीशन में भी जो इनकी खाने और पीने की जो कहें व्यवस्थाएं होती हैं, करने के बाद भी इनमें जो सामान्य स्थिति होती है वो नहीं हो पाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूर्ण अभोज्यता से व पूर्ण अपेयता की अवस्था से जो प्राणी है उसको पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति में आने में जो कहें तो कुछ समय लगता है, और ये आने तक जो प्राणी है उसके व्यवहार में भी धीरे धीरे कुछ कहें तो जटिल प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब उसके लेटरल हाइपोथैलेमस को छत कर दिया जाता है तो छत करने के बाद जो अभोज्यता और अपेयता की अवस्था होती है उससे प्राणी को सामान्य स्थिति में आने में कुछ परिवर्तन होते हैं, और ये जो परिवर्तन होता है वो काफ़ी जटिल परिवर्तन होता है कहें तो, और बहुत स्लोली होता है। ये जो परिवर्तन होता है इसे ही आपका कहा गया है लिटरल हाइपोथैलेमी सिम्टम्स ग्रुप और सिंड्रोम। तो यहाँ जो आपकी लिटरल हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम है, इसी परिवर्तन को उसी नाम से जाना जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी प्राणी अभोज्यता और अपेयता की स्थिति से सामान्य स्थिति में आता है तो उसमें कुछ जो जटिल परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तन को कहा गया है हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम। तो यहाँ इस सिंड्रोम कहने का अर्थ है कि अगर ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है आपके कि हाइपोथैलेमिक जो लक्षण समूह है उसमें कौन कौन से व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं प्राणी में, तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इसमें जो सिंड्रोम है इसके जो उस कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो आपका लेटरल हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम है, जो ये आपका पार्श्विक हाइपोथैलेमिक लक्षण समूह है, और जो आपकी हाइपोथैलेमिक अभुजता है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं आपके। यानी कहने का अर्थ है कि ध्यान सिर्फ आपको इतना ही देना है कि पार्श्विक जो हाइपोथैलेमस लक्षण समूह है और जो हाइपोथैलेमी आपकी अतिभुजता है उसमें डिफरेंसेस ये हैं कि आपका जो वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस है, जब हम उसको छत करते हैं, यानी वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को जब छत किया जाता है तो उससे कहें छत करने से उत्पन्न जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो अतिभुजता के होते हैं, जिसमें सिर्फ कहें तो भोजन करने की जो प्रक्रिया है, यानी भोजन करने से संबंधित जो व्यवहार हैं उसमें असामान्यता आती है। जबकि लेटरल हाइपोथैलेमस को जब हम छत करते हैं तो इससे लक्षण समूह जो है वो उत्पन्न होता है, जिसमें आपके भोजन के साथ साथ जल पीने की जो क्रिया है, पानी पीने की जो क्रिया है, उसमें भी आपकी एबनॉर्मलिटी आने लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि भोजन के लिए तो हमारे मूल रूप से उत्तरदायी हाइपोथैलेमस है, लेकिन अगर वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को हम छत करते हैं तो वैसी स्थिति में अतिभोज्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को जब छत किया जाता है तो उससे संबंधित सिर्फ भोजन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उसी में एबनॉर्मलिटी आती है, यानी उसी में सिर्फ असामान्यता आती है। लेकिन जब हम बात करें लेटरल हाइपोथैलेमस की, तो लेटरल हाइपोथैलेमस को जब हम छत करते हैं तो उस स्थिति में, यानी लेटरल हाइपोथैलेमस को छत करने की स्थिति में हमारे भोजन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसके साथ साथ जल पीने की जो क्रिया है उसमें भी असामान्यता आती है। यानी लेटरल हाइपोथैलेमस से पानी पीने की क्रिया और भोजन करने की क्रिया दोनों प्रभावित हो रही हैं, जबकि वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस से को अगर हम छत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भोजन करने की जो प्रक्रियाएं हैं वही प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो क्रिया है जिसमें असामान्यता आ रही है, यहाँ आपका सेपरेट हो गया है, इसको हमेशा आपको अपने ध्यान में रखना है। साथ ही ऐसे प्राणी जिनके व्यवहारों को अगर हम ध्यान में रखें तो इनके व्यवहारों के आधार पर टिटेलवॉन और एप्स्टाइन ने 1962 में आपके जो लेटरल हाइपोथैलेमिक्स जो लक्षण समूह है, यानी कहने का अर्थ है कि लेटरल हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम की बात की गई है यहाँ पे, तो हाइपोथैलेमिक जो आपके सिंड्रोम है उसको उन्होंने कहें तो 4 स्टेप में उन्होंने डिवाइड किया उसके
उन्होंने 4 स्टेप डिवाइड किए। अब इस 4 स्टेप में क्या क्या हो रहे थे इसको आप लोग जान लीजिए। शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे है कि जब आपका हाइपोथैलेमिक जो लेटरल हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है, उसके फर्स्ट स्टेप में जो प्राणी है वो गीला और स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकता है, ठीक है। लेकिन खाने की जो सिचुएशन है वो कहें तो एक तरह से अनुपस्थित होता है। यानी जो आपके फर्स्ट स्टेप हैं जो टिटेनबाउम और एपस्टाइन 1962 ने डिवाइड किया था, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अभोज्यता और अपेयता की स्थिति दिखाई देती है। अभोज्यता और अपेयता, अफेजिया एंड एडेप्सिया। तो अफेजिया और एडेप्सिया में आपके जो लेटरल हाइपोथैलेमस हैं, कहें तो लेटरल हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, जिसमें जो प्राणी है जब उसके लेटरल हाइपोथैलेमस को छत किया जाता है तो छत करने के तुरंत बाद ये जो स्थिति है, यानी जो फर्स्ट स्टेप आपकी अफेजिया और एडेप्सिया है, ये पार्श्विक हाइपोथैलेमस को छत करने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में जो प्राणी है वो न कुछ खाता है और न कुछ पीता है। यानी जैसे ही हम लेटरल हाइपोथैलेमस को छत करते हैं तो छत करने के तुरंत बाद उसमें अफेजिया और एडेप्सिया की जो सिचुएशन है वो दिखाई देने लगती है। यानी आपकी जल पीने की क्रिया और भोजन करने की क्रिया दोनों बाधित होती है, और ये जो आपका लक्षण है वो तुरंत दिखाई देता है जैसे ही लेटरल हाइपोथैलेमस को छत किया गया। अगर इस स्थिति में प्राणी के अगर मुंह में हम भोजन रख देते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे ही हम छत करने के बाद वो भोजन करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया, उस स्थिति में अगर हम प्राणी के मुंह में भोजन रख देते हैं तो वो अपने सिर को झटक करके भोजन को मुंह से निकाल देता है। वो अपने सिर को झटकेगा, यानी उस ज़बरदस्ती जब हम उसके मुंह में अगर भोजन डाल दे रहे हैं तो वो अपना सिर झटक करके मुंह से एक तरह से वोमिटिंग टाइप की वो तुरंत उसको मुंह खोल के निकाल देता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो भोजन और पानी के संपर्क से ही उसे कष्ट की अनुभूति हो रही है। यानी यहाँ उसे ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा देख करके लगता है प्राणी को कि उसके अंदर एक तरह का कष्ट उत्पन्न हो रहा है भोजन रखने से। इस अवस्था में जो प्राणी है उसको जीवित रखने के लिए, तो कहें उसको जीवित रखने के लिए एक तरह से उसे नली के द्वारा जो भोजन है और जल है, यानी कहने का अर्थ है कि उसको नली के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से उसे भोजन और जल की जो शारीरिक जो पूर्ति है वो कराई जाती है। ऐसे जो प्राणी होते हैं कुछ दिनों तक कहें तो कृत्रिम विधि से उनको जल और भोजन दे करके जीवित रखा जा सकता है। अगर इन्हें जीवित रख लिया गया तब ये दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी दूसरे जो स्टेप का सिम्टम है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। दूसरा जो स्टेप होता है आपका वो एनोरेक्सिया और एडेप्सिया की होती है। एनोरेक्सिया एडेप्सिया जो है आपकी, यानी कहने का अर्थ है कि एनोरेक्सिया और अपेयता, इस स्थिति में जो आपका प्राणी है वो सिर्फ गीले और स्वादिष्ट भोजन कर सकता है। यानी भोजन ऐसा हो जो हल्का गीला हो तभी वो कर पाता है। ये अगर आप कहें कि कुछ ज़्यादा उसमें जल मिला करके हम उसको अगर प्रोवाइड कराते हैं तो प्राणी वैसे भोजन को स्वीकार नहीं कर पाता है। फिर भी इतना होता है कि भोजन कहा जा सकता है कि भोजन कर लेता है और उसका शारीरिक भार संतुलित रहे, इतना वो भोजन कर पाता है। इतना कहें तो नहीं कर पाता है, यानी कहने का अर्थ है कि जितना हम उसको भोजन दे रहे हैं स्वादिष्ट भोजन हो और उसके साथ हल्का गीला हो तो वो कर लेता है, लेकिन इतना भोजन वो नहीं कर पाता है कि उसका जो बॉडी वेट है वो बना रहे, यानी संतुलन की स्थिति में वो बना रहे, ऐसा भोजन वो नहीं कर पाता है। इस दशा में उसे जो भी आप कहें एक्स्ट्रा अगर कुछ देना चाह रहे हैं तो नली के द्वारा कुछ न कुछ भोजन कराने की आवश्यकता ज़रूर होती है। यानी कहें तो एक तरह से वो हल्का भोजन थोड़ा बहुत कर लेता है, फिर भी वो इतना भोजन वो नहीं कर पाता है कि वो स्वयं जीवित रह सके या उसका भार जो है वो संतुलित बना रहे।
इसलिए इस स्थिति में भी, यानी कहने का अर्थ है कि सेकंड स्टेप में भी हमको कृत्रिम विधि से ही भोजन देने की आवश्यकता होती है। खुद से पूर्ण भोजन न ले पाने की जो आपकी दशा है, क्योंकि यहाँ पर वो स्वयं भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो स्वयं जो भोजन न ले पाने की उसकी दशा होती है, इसी दशा को आपकी कहा गया है एनोरेक्सिया। यानी खुद से जो प्राणी है वो संतुलित भोजन ग्रहण करने में असमर्थ होता है, इस स्थिति को कहा गया है एनोरेक्सिया। और यहीं अगर भोजन में अगर हम स्वाद में थोड़ी सी खराबी आ जाए, तो कहने का अर्थ है कि वो स्वादिष्ट भोजन तो किसी तरीके से कर पाता है, लेकिन अगर हम भोजन के स्वाद में अगर कुछ खराबी कर दें या कुछ गड़बड़ी कर दें, तो जो प्राणी है वो ऐसे भोजन को इनकार कर देता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा भोजन वो स्वीकार नहीं करना चाहता है। इस स्टेप में जो प्राणी है, एनोरेक्सिया की कंडीशन तो होती ही है, यहाँ एडेप्सिया भी होता है, यानी वो जल भी नहीं पीना चाहता। यानी सेकंड स्टेप में एनोरेक्सिया की सिचुएशन होती है, लेकिन उसमें वो स्वादिष्ट भोजन थोड़ा बहुत कर सकता है, इतना भोजन वो नहीं कर सकता कि उसका बॉडी वेट आपका कहें तो बैलेंसिंग में रहे। साथ ही जो जल पीने की उसकी क्रिया है वो भी पूर्ण रूप से नहीं चल पाती है, यानी अपेयता की जो स्थिति है वो बनी रहती है। ठीक है, उसका जो पानी पीने की जो आवश्यकता है उसमें कहें तो अगर जल जो कहें शारीरिक शरीर में जो जल की मात्रा है उसकी आपूर्ति होती रहे, तो इसके लिए उसे नली के माध्यम से कुछ जो जल है वो प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन वैसे अगर वो मुंह से पानी तो सिर्फ उतना ही ले पाता है जितना कि वो भोजन गीला करने से मिल रहा है। यानी भोजन को हमने गीला कर दिया तो गीला करने में भोजन को जितना पानी की आवश्यकता हुई, बस वह उतने ही पानी की कहें आपूर्ति कर पाता है, मुंह से ले पाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका जैसे ही समाप्त होता है, आपके हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है उसका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप जो होता है एडेप्सिया एंड डिहाइड्रेशन अफेजिया। थर्ड स्टेप को कहा गया है एडेप्सिया एंड डिहाइड्रेशन अफेजिया। ये जो थर्ड स्टेप है इसमें जो प्राणी है इतना गीला भोजन करने लगता है जिससे उसके शरीर का जो भार है वह सामान्य और संतुलित बना रहे। यही चीज़ें सेकंड स्टेप में नहीं हो रही थी। सेकंड स्टेप में वो सिर्फ स्वादिष्ट हल्का गीला भोजन कर पा रहा था, लेकिन थर्ड स्टेप में वो गीला भोजन इतना इतना गीला भोजन कर लेता है कि उसके जो शरीर का भार है, जो उसका बॉडी वेट है, वो नॉर्मल बना रहे, संतुलित रहे, बैलेंस में रहे। लेकिन वो सादा पानी अगर उसे पीने के लिए दिया जाए तो वो नहीं पीता। यही चीज़ें आपको वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस के साथ नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को जब हम छत करते हैं तो वहाँ पर भोजन करने की जो क्रिया है वो अवरुद्ध होती है, लेकिन जल पीने की क्रिया पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि लेटरल हाइपोथैलेमस में भोजन करने की क्रिया और जल की पीने की जो क्रिया है दोनों अवरुद्ध हो जाती हैं जब इसे छत कर दिया जाता है। तो यहाँ जो थर्ड स्टेप है आपका एडेप्सिया और डिहाइड्रेशन अफेजिया, इस सिचुएशन में जो प्राणी है वो भोजन गीला करके कर सकता है और इतना गीला भोजन करता है कि उसका शारीरिक भार सामान्य रहे और संतुलित बना रहे। लेकिन ऐसे प्राणी को जिनका लेटरल हाइपोथैलेमस छत कर दिया गया है और वो हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है उसके थर्ड स्टेप में है, तो वो गीला भोजन तो कर लेता है लेकिन वो सादा पानी नहीं पी पाता। ऐसी जो स्थिति होती है, इस दशा में जो प्राणी है वो मीठा पानी खुद से पीने लगता है। यानी अगर हम सादा पानी देते हैं तो वो नहीं लेना चाहता है, लेकिन अगर पानी में कुछ मिठास है, कुछ टेस्ट है, स्वादिष्ट पानी है, तो उसको थोड़ा बहुत ले सकता है। साथ ही यदि उसे नली द्वारा अगर हम न दें जल, यानी कृत्रिम विधि से अगर हम उसको जल न दें तो या जो जल है उसको मीठा बना करके खाना न दिया जाए तो पशु जो है वह खाना छोड़ देता है। यानी थर्ड स्टेप की ये सिचुएशन होती है कि प्राणी जो है वो भोजन करना चाहता ही नहीं है जब तक कि उसके भोजन और जल को स्वादिष्ट न बना दिया जाए। उसका जल अगर मीठा रहेगा तो वो थोड़ा बहुत ले सकता है,
भोजन स्वादिष्ट और मीठा रहेगा तो थोड़ा बहुत ले सकता है। ये जो कंडीशन होती है आपकी अफेजिया की होती है। साथ में डिहाइड्रेशन की बात की गई है, यानी उसमें जल की कमी होती है। शरीर में जो पानी का अभाव है और शरीर में भोजन का भी कहें तो एक तरह से आपकी अभाव ही होता है, क्योंकि जब तक स्वादिष्ट भोजन उसको नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा तभी वो करेगा। साथ ही जल वो स्वयं से नहीं लेना चाहता है, इसी कंडीशन को एडेप्सिया कहा गया है। और शरीर में जल का अभाव है, तो शरीर में जल के अभाव को डिहाइड्रेशन की कंडीशन दिखाई देने लगी। तो शरीर में पानी के अभाव में भोजन का न करना या न खाने का जो लक्षण है, इसी को कहा गया है जलाभाव अभोज्यता, यानी डिहाइड्रेशन अफेजिया। यहाँ पर जल ग्रहण भी नहीं कर रहा है, शरीर में पानी की कमी भी है, और इस कंडीशन में वो भोजन भी नहीं कर रहा है। इसी स्थिति को आपकी कहा गया है डिहाइड्रेशन अफेजिया। आपकी ये जो लेटरल हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम है, इसका हम लोग 3rd स्टेप तक स्टडी किए। आगे चलते हैं हम लोग इसके 4th स्टेप की तरफ। 4th स्टेप जो है आपका रिकवरी का है, यानी जब भी आपके लेटरल हाइपोथैलेमस को छत कर दिया जाता है तो उसके कुछ सप्ताह के बाद जो अधिकांश आपके प्राणी होते हैं वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में कहें तो भोजन और जल खुद से ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, स्वतः पुनर्लाभ होता है। तो यहाँ ये जो आपकी रिकवरी हो रही है, इसमें जो प्राणी है इसमें उसे 6 से लेकर के 75 दिन तक लग जाते हैं लगभग। यानी जिस दिन उसको उसके लेटरल हाइपोथैलेमस को छत किया गया उस दिन से लेकर के लगभग 75 दिन लग जाते हैं रिकवरी में। जो ये रिकवरी की कंडीशन होती है, उसके होने पर जो प्राणी है खुद से भोजन लेना शुरू कर देगा, खुद से जल की भी कुछ मात्रा वो लेना शुरू कर देता है। पुनर्प्राप्ति होने पर जो प्राणी है भोजन की मात्रा इतना कर लेता है कि वे अपने जो शारीरिक भार है उसे सामान्य स्तर पर बनाए रख सकता है। यानी रिकवरी में जो प्राणी है इतना अपने आप को मैनेज कर लेता है कि वो अपने शारीरिक जो भार है उसको सामान्य स्तर पर ला सकता है। फिर भी ऐसे जो प्राणी होते हैं इनके भोजन करने और जो पानी पीने के जो व्यवहार होते हैं उसमें कुछ सामान्य जो कहें तो अस्थायी रूप से असमानताएं दिखाई देने लगती हैं, लेकिन भोजन और जल की जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे बस इतनी ही सामान्य हो पाती हैं कि प्राणी अपने आप को संतुलित रख सकता है। यही जो आपके 4 स्टेप हैं इन्हीं को कहा गया है लेटरल हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम। ठीक है, अगर हम स्थायी जो असामान्यता हैं अगर इसकी बात करें तो लेटरल हाइपोथैलेमिक जो सिंड्रोम है इसके जो 4th स्टेप में है जिसमें आपकी रिकवरी होती है, तो रिकवरी होने के बाद भी ऐसे जो प्राणी हैं ये पानी कहें तो पीते हैं, लेकिन इनकी जो पानी पीने का जो तरीका होता है, यानी जो सामान्य जो प्राणी होते हैं जो सामान्य तरीके से जिनका लेटरल हाइपोथैलेमस छत नहीं कराया गया है वो जितना पानी लेते हैं उनकी अपेक्षा इनकी जो पानी पीने की क्रिया है वैसी नहीं होती। यानी सामान्य प्राणियों की तरह इनकी जो जल पीने की क्रिया है वैसा नहीं होता। ऐसे जो प्राणी होते हैं सिर्फ भोजन करते समय ही कुछ पानी पीते हैं। लेटरल हाइपोथैलेमस को छत करने के बाद सामान्य जो प्राणी हो जाते हैं, यानी छत करने के बाद जो रिकवरी हुई जो 6 से लेकर के 75 दिन मैंने कहा लग जाते हैं, तो सामान्य अगर हो भी जाते हैं तो ये थोड़ा सा खाता है और पानी भी ये थोड़े ही पीते हैं। फिर भी थोड़ा सा खा करके जैसे थोड़ा सा भोजन उसने किया खा करके वो पी लेगा पानी, लेकिन सामान्य जो प्राणी हो बिना किसी भोजन किए भी थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे प्राणी जिनके लेटरल हाइपोथैलेमस को अगर हम छत कर देते हैं तो छत करने के बाद जो 6 से 75 दिन को लगते हैं अपने सामान्य अवस्था में आने में, तो सामान्य अवस्था में आने के बाद भी
ये जो प्राणी होते हैं सामान्य अवस्था में आने के बाद भी जो भोजन की क्रिया होती है इनकी सामान्य होती है और भोजन करते समय ये कुछ जल को ग्रहण कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये भोजन के साथ जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर जो सामान्य प्राणी होते हैं वो भोजन कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त भी वो जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये प्राणी बस थोड़े भोजन करते समय ही थोड़ा जल ले सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कहें तो लिटिल हाइपोथैलेमस को छत जो प्राणी होते हैं भोजन करते समय अपने मुंह को सिर्फ गीला करने के लिए ही पानी पीते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपके फैक्टर होते हैं कहें तो पेरेंडियल जो ड्रिंकिंग है ये कंडीशन होती है, यानी सहभोजी जल ग्रहण। तो ये इन सिचुएशन में इनकी जो जल की क्रिया है, यानी जल जो पीने की क्रिया है वो पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हो पाती। कहने का अर्थ है कि ये जल सामान्य तरीके से नहीं पी पाती है, भोजन के साथ ही सिर्फ ले पाते हैं। ऐसे प्राणी जिनका लिटिल हाइपोथैलेमस शत कर दिया गया है उन्हें पानी पीने की कहें तो एक और विशेषता ये भी होती है कि यदि इनकी पानी में किसी अगर हम कहें तो कड़वे पदार्थ जैसे कुनैन है अगर उसको मिला दें तो उनके पानी का एक तरह से स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पानी का उनके स्वाद बिगड़ जाए तो ऐसे पशु जो है वो पानी नहीं पी सकते। यानी कहने का अर्थ है कि जब इनके पानी में अगर मीठी जो चीज़ें हैं जिनको डाल दिया जाता है जिससे पानी स्वादिष्ट लगे, भोजन स्वादिष्ट लगे, तब तो ये जल ग्रहण कर पाते हैं या भोजन ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब इनकी जल की में अगर कुछ हम कड़वा पदार्थ मिला देते हैं तो इनकी जो जल पीने की क्रिया है एक तरह से अवरुद्ध हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जल नहीं ग्रहण करना चाहते। जबकि अगर हम सामान्य पशुओं की बात करें जो सामान्य प्राणी हैं, तो सामान्य जो पशु या प्राणी होते हैं वो अपनी जब प्यास को बुझाने के लिए अगर पानी में थोड़ा कड़वा भी लगता है तभी वो अपने कहें तो पानी पी लेते हैं। और यही चीज़ें भोजन में भी पाई जा रही हैं, क्योंकि भोजन भी अगर स्वादिष्ट नहीं है, भोजन में मिठास नहीं है, तो जिनका लिटिल हाइपोथैलेमस शत किया गया है वैसे प्राणी ऐसे भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मिठास डाल दी गई है भोजन में तो वो ऐसे स्वादिष्ट भोजन को करना पसंद करें। कहने का अर्थ है कि जिन आपके प्राणियों का लिटिल हाइपोथैलेमस अगर छत कर दिया गया है तो वो सिर्फ स्वादिष्ट पानी और स्वादिष्ट जल ही ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे भोजन या जल में कुछ कड़वा पदार्थ मिला दिया जाता है तो वो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के बावजूद वो उसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इनमें कहने का अर्थ है कि सामान्य प्राणी तो अपने शारीरिक भार को बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन जो आपकी पार्श्विक हाइपोथैलेमस जिसका छत कर दिया गया है ऐसे जो प्राणी होते हैं अपने भार को भी बनाए रखने के लिए, सामान्य बनाए रखने के लिए ऐसे भोजन और जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बात करें अगर हम इनकी पेशीय क्षति की तो बेली और मोर्सन 1963 ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो इन्होंने हाइपोथेसिस दी उनमें इनका मानना था कि लेटरल हाइपोथैलेमस को जब हम छत कर देते हैं तो छत करने से जो प्राणी है उसकी पेशियों में कुछ असामान्यता आ जाती है और इस असामान्यता का परिणाम ये होता है कि वे वास्तव में भोजन करने की क्रिया में या पानी पीने की क्रिया में करने में एक तरह से असमर्थ हो जाते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी इन्होंने यही पाया कि जो प्राणी है, यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा प्राणी जो कि जिसका पार्श्विक हाइपोथैलेमस छत कर दिया गया है, तो इनमें अगर हम नैमित्तिक अनुबंधन के द्वारा कहें लीवर दबा करके भोजन आमाशय में पहुंचाना हो तो वे अपने कहें तो लीवर दबा करके जो भोजन है वो आवश्यक मात्रा में अपने आमाशय में पहुंचा लेते थे। लेकिन जो मुंह से भोजन लेने की बात होती थी तो वहाँ ये लेने में अपने आप को असमर्थता दिखाते थे। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि परिणाम में भी यही मिला कि ऐसे प्राणी जो भूख तो लगती है लेकिन पेशियों में जो असमर्थता होती है इसके कारण ये भोजन की क्रिया नहीं कर पाते, यानी भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। साथ ही ऐसी व्याख्या भी की गई है कि दोनों प्रकार से भोजन करने की जो व्यवस्था होती है उसमें साथ साथ होने पर जो लेटरल हाइपोथैलेमस अगर छत कर दिया जाता है तो प्राणी सिर्फ गीले भोजन और स्वादिष्ट भोजन को ही मुंह में अधिक रखना पसंद करते हैं और साथ ही लीवर दबा करके भी सीधे आमाशय में भोजन पहुंचाना
कम कर देते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि पेशी क्षति जो है उसके कारण ये भोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये तर्क दिया गया है कि चूँकि गीले भोजन को करने से पेशियों को कम कार्य करना पड़ता है या पेशियों पे कम प्रेशर पड़ता है, इसीलिए वे गीले भोजन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ जब भी कहें तो पेशी क्षति होने के बाद जो प्राणी है वो गीला भोजन करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि गीले भोजन से पेशियों को कम मेहनत करना पड़ता है, कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए गीला भोजन वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भोजन जो गीला कम है या जिसमें जल की मात्रा कम होती है, तो ऐसे भोजन को करने में जो प्राणी होते हैं उनको कष्टदायक अनुभूतियों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो भोजन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भोजन करने की जो भी क्रिया है उनकी, ये पेशीय क्षति के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि इनकी रिसर्च में भी मिला कि ऐसे जो प्राणी होते हैं जिनका लेटरल हाइपोथैलेमस अगर क्षत कर दिया जाता है तो वो लीवर दबा करके सीधे आमाशय में भोजन पहुंचा लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे प्राणी को भूख तो लगती है, लेकिन पेशीय क्षति के कारण वो भोजन नहीं कर पाते हैं और लीवर दबा करके आमाशय में अपना भोजन स्वयं से पहुंचा लेते हैं। और जब रिकवरी भी होती है तो ये गीला भोजन सिर्फ इसीलिए करते हैं कि इनकी पेशियों को कम कार्य करना पड़े।